जी बिल्कुल, शाहीनों का शहर सरगोदा भी आजकल मसाइल की अमाजगाह बना हुआ है। यहाँ पर आजकल एक बड़े मसले की बात करें तो नाजायज़ तजावज़ात ने सरगोदा के गलियों बाज़ारों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। यहाँ पर नाजायज़ रिक्शा स्टैंड जो है बने हुए हैं। यहाँ पर दुकानदारों ने जो है कई कई फुट जो है वो अपने सामान आगे लगा कर बाज़ारों को बिल्कुल जो है वो बंद किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि जी इन नाजायज़ तजावज़ात के बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। ये जो फुटपाथ हैं ये सुगड़ के रह गए हैं। नाजायज़ तजावज़ात कॉरपोरेशन की जो आँख मचोली है वो जारी है। उनको अच्छी तरह से पता है कि ताजर भाई जब ये सामान उठाते हैं, जब वो चले जाते हैं पीछे से बाहर आ जाते हैं और सड़कें जो हैं सुगड़ के रह गई हैं। यहाँ जो चिंची स्टैंड है उनको मुनासिब जगह नहीं दी जाती, उनके साथ भी खेला जाता है, उनको भी तंग किया जाता है। लोग फुटपाथ पे चलते हैं, फुटपाथ बंद होने की वजह से तो एक्सीडेंट होते हैं फिर जब वो सड़क पे चलते हैं। इसका सद्देबाब होना चाहिए। आजकल जो स्टैंड का सिलसिला चल रहा है मेरे ख्याल में वो भी गैर कानूनी है। इनको बाकायदा एक जगह मुख्तस करनी चाहिए। फ़लाँ जगह ये चौक है हमारे यहाँ 19 ब्लॉक का चौक है और ये 11 ब्लॉक का चौक है, 4-5 ब्लॉक के चौक है। यहाँ मुख्तस होना चाहिए, ना कि तजावज़ात मज़ीद बढ़ेगी मेरे ख्याल में अगर मेन रोडों के ऊपर ये अपना स्टैंड बनाएंगे तो। इसका सद्देबाब होना चाहिए, आवाम को सूखा सांस आना चाहिए। ताजिर हजरात बड़े परेशान हैं, उनके कारोबारी हालात पहले कोई नहीं है, ऊपर से तजावज़ात के सिलसिले में जो है इंक्रोचमेंट है, फुटपाथ सुगड़ के रह गए हैं, लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। नहीं, आप ये बताएं जैसे कि ताजर खुद भी जिम्मेदार नहीं है कि जो दुकानदार से 4-4, 5-5 फुट जो इन्होंने अपने सामान बाहर निकालते हैं, तो ताजर खुद भी तो इसमें जिम्मेदार है ना। तो इसमें कॉरपोरेशन का जो अमला है वो गैर जिम्मेदार है ना। उनको चाहिए कि इनके साथ एक बाकायदा बैठ के सीटिंग करे, लाए अमल बनाए। ये अपनी आँख मचोली करते हैं, आगे चले जाते हैं, पीछे से वो निकल आते हैं। उनको भी पता है इन्होंने थोड़ी देर बाद चले जाना है, तो ये बैठ के एक बाकायदा, मेरा इसमें एक ज़ाती मशवरा है, मेरी राय है, जितने ये पोल लग रहे हैं दरमियान में, पार्टीशन सड़क के दरमियान में, इनके ऊपर कैमरे लगाए जाएँ। उनको एक कंट्रोल रूम बनाया जाए कॉरपोरेशन के अंदर, वहाँ बैठ के कैमरों की एक मॉनिटरिंग की जाए। जो बंदा इस तजावज़ात या इंक्रोचमेंट करता है तो उसको बाकायदा लेटर भेजा जाए, वार्निंग दी जाए। ये तरीक़ेकार है। ये नहीं है कि आप गाड़ी लेके आए हैं, ताजर अंदर हो गया, आप चले गए, पीछे से वो आ गया। 10-15 साल से यही सिलसिला जारी है। इसका मतलब है ये इनसे मिले हुए हैं। जी क्या कहेंगे जी नाजायज़ तजावज़ात के बारे में आप? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई इसका सद्देबाब किया जाए। अब पब्लिक को मोटरसाइकिल वगैरह खड़ा करने के लिए कोई साइड पे जगह दी जाए। जैसे हमारे यहाँ पीछे ब्लॉक 19 का चौक है, 18 ब्लॉक का चौक है, 20 ब्लॉक का चौक है, ये चौक खाली पड़े हैं। बजाय मेन रोड के ऊपर पार्किंग देने के इन्हें उन चौकों में दिया जाए ताकि रोड खुले हो जाएँ, ट्रैफिक में जो खलल पैदा होता है उससे जान छूट जाए। क्योंकि जब तक देखें हम लोगों ने ही बाज़ार में आना है, ख़रीदारी हमने करनी है, हमारे घर वालों ने आना है बाज़ार में। जब हमें रास्ते तंग मिलेंगे, फुटपाथ बंद मिलेंगे, तो कोई भी मुतमईन नहीं होगा, हमारे घर वाले सेव नहीं होंगे। जब दुकानदार को, पब्लिक को गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती तो परेशानी का सद्देबाब होते हैं, वो तंग होते हैं। और मेन रोड के ऊपर जो ये रक्षा स्टैंड बने हुए हैं इन्हें भी मुतबादल जगह दी जाए बाज़ार से। रक्षा स्टैंड बनने की वजह से रोड हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है इनकी वजह से। ये जहाँ देखते हैं बेजा ब्रेक लगा देते हैं। इन्होंने अपनी सवारी बैठानी है, इन्होंने पीछे आने वाले बंदे का कोई नहीं सोचना कि हमारे पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बजाय इन्हें बाज़ारों से निकाल के साइडों पे जगह दी जाए जहाँ पे बाकायदा इनका स्टैंड बने, तसल्ली से आएँ, पब्लिक भी सुकून से बैठे। जी जैसा कि इनका भी कहना यही है कि नाजायज़ रक्षा स्टैंड की वजह से जो है वो शदीद दुश्वारी है, आए रोज़ एक्सीडेंट जो है वो जो है अमल में आ रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि नाजायज़ तजावज़ात की वजह से क्या परेशानी है शहरियों को। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई मेरी राय तो ये है कि शहर में प्राइवेट लेवल पर बिल्डिंग्स बनाई जाएँ जिसके अंदर पार्किंग एरिया दिया जाए, ख़ास तौर पे सिर्फ पार्किंग के लिए वो बिल्डिंग क्रिएट की जाए। इसके लिए महकमों को चाहिए कि वो अपने तौर पे काम करें और आवाम में इसके लिए अवेयरनेस लाएँ, ना कि हर दुकान के आगे मोटरसाइकिल गाड़ी लगा के चला जाता है अफराद
और बाज़ार में 2-2 घंटे 4-4 घंटे की वो शॉपिंग करता है, हज़ारों की लाखों की वो शॉपिंग करता है, लेकिन वो उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए या मोटर बाइक खड़ी करने के लिए उसको पार्किंग मुहैया नहीं होती। यहाँ पे वो मोटरसाइकिल या गाड़ी लगा के चले जाते हैं और कॉरपोरेशन या गाड़ी वाले ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और वो उठा के ले जाते हैं। उसके लिए उसको भी दिक्कत होती है, परेशानी का बायस बनता है। तो वो बाज़ार से हज़ारों की और लाखों की शॉपिंग करके जाता है, तो पार्किंग के लिए उसको कोई चीज़ जगह उसको अवेलेबल की जाए। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो रक्षा स्टैंड नाजायज़ जो शहर में बने हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कॉर्पोरेशन वाले जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस वाले इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, तो बिलाखिर इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल करनी है? तो ये पंजाब हुकूमत को मेरे ख्याल में करनी चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना अपना कोई एक लाइमल बनाए। शहर में इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को वो बिल्कुल बैन कर दे। गधा गाड़ी है या रेडी है, हाथ रेडी है या ये चिंची रक्षा ऑटो रक्शे हैं, इनको जो है ना बिल्कुल ख़त्म किया जाए। शहर की हदूद में इनका दाखिला बंद किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि इस वक्त जो है शहरी इन नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से इंतहाई परेशानी का शिकार है। मज़ीद भी हम शहरियों से बात करते हैं इस हवाले से कि ये शहरी क्या कहते हैं। देखें जी, सरगोदा में तजावुज़ात की भरमार है। आप जगह जगह देखेंगे ट्रैफिक जाम है, शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक गुजर रही है। अगर आप अंदरूनी शहर जाएं तो वहाँ पे भी तजावुज़ात की भरमार है, रक्शे आ रहे हैं मेन बाज़ारों में। और मज़ीद टीएमए ने एक और बहुत अच्छा काम किया है कि जो आपके स्टैंड है वो बाज़ारों में बना दिए हैं। बाज़ार से आगे ही गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब ये स्टैंड बनने के बाद तो आवाम के लिए और मुश्किलात होंगी। इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो स्टैंड शहर के अंदर बनाए जा रहे हैं मेन बाज़ारों में, उनको कम से कम ख़त्म किया जाए। सरगोदा शहर जो है ये पंजाब के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि ज़िली इंतज़ामी अफसरान और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं सरगोदा शहर के अहम बाज़ारों में तजावुज़ात को ख़त्म करवाने के लिए। आम दिनों में बिलखसूस तहवारी जो दिनों में यहाँ ख़वातीन और बच्चे जो बुज़ुर्ग आते हैं उनका गुज़रना महाल होता है, फुटपाथों पे कब्ज़े हैं और इंतज़ामिया ने इन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद बार जो है ये ताजर तंजीमों से जो मुज़ाकरात किए, लेकिन हर बार ये इंतज़ामिया ही घुटने टेकने पर मजबूर होती है। इन्होंने लाखों रुपए की लागत से मुख्तलिफ बाज़ारों में हैवी ट्रैफिक, रिक्शा और कार के मोटरसाइकिल के दाखिले के लिए बैरियर लगवाए, लेकिन बैरियर लाखों रुपए की लागत से लगाए वो लगे ही रहे। लेकिन इसके बरक्स अब इंतज़ामिया ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि उन्होंने मुख्तलिफ बाज़ार जो 6 अहम बाज़ार हैं वहाँ इन्होंने फुटपाथ और सड़क के दरमियानी जो रास्ता है वहाँ इन्होंने कार पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए राउंड अबाउट 28 लाख रुपए का ये ठेका दिया है, जो कि सरासर ना सिर्फ पब्लिक के लिए दर्द सर बना हुआ है बल्कि इंतज़ामिया की जो रीट सरगोदा में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है। मेरी हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि वो इस मसला को संगीनी को समझते हुए इसका फौरी तौर पर नोटिस लें। सरगोदा में तो वैसे ही तजावुज़ात की भरमार थी, रही सही कसर कमिश्नर सरगोदा ने मुख्तलिफ बाज़ारों में पार्किंग का ठेका देकर पूरी कर दिया। जगह जगह ठेकेदार के करिंदे आने वाले मोटरसाइकिलों से भत्ता वसूल कर रहे हैं, रक्षा वालों से भत्ता वसूल कर रहे हैं, कार वालों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। अब दुकानदार अपना मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा करें? तजावुज़ात ने तो सरगोदा के शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। सरगोदा शाहीनों का नहीं बल्कि तजावुज़ात का शहर बनकर रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा शहर एक वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात की इंतहा हुई है। हर कदम पे पर हर जगह पे रेहड़ियाँ, रक्शे, टांगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जगह जगह अड्डे बने हुए हैं, नाजायज़ अड्डे, कोई पूछने वाला नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है कोई समझ नहीं आती, इंतज़ामिया क्या कर रही है कोई समझ नहीं आती। ऊपर से हमारे ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि इनसे पूछें, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इनसे पूछें, इनके रिपोर्ट लें कि ये मुल्क शहर के अंदर क्या हालात पैदा किए हुए। लोग बहुत परेशान हैं, औरतों बच्चों को चलना मुहाल है, जगह जगह नाजायज़ अड्डे तजावुज़ात हैं। मेहरबानी करके इसके ऊपर गौर किया जाए। जी, सरगोदा के जितने मेन बाज़ार हैं, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, इनमें सबसे ज़्यादा रश होता है ख़वातीन का। और दुकानदारों ने आगे 2-2, 3-3 छाबे वालों को बिठाया हुआ है, जहाँ से मोटरसाइकिल तो क्या गुजरना बहुत दुश्वार होता है। और ये कॉरपोरेशन बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। उन्हें चाहिए कि वो
नाजायज़ तजावज़ात को क्लियर करवाएं। जी हमारे साथ मजीद शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि तजावज़ात की वजह से किस किस्म के मसाइल का जो है शहरियों को सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा शहर की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर कोई भी महकमा अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप शहर चले जाएं, अंदरून शहर तजावज़ात की इतनी भरमार है, रेडियाँ, ट्रैफिक का जाम होना, ट्रैफिक पुलिस का नामो निशान नहीं है, कारपोरेशन का कोई अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। कारपोरेशन सिर्फ भत्ता लेकर माहाना खामोशी इख्तियार कर लेती है। ख़वातीन को गलियों बाज़ारों से गुजरना दुश्वार है और ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी होती है, बदतमीज़ी की जाती है दुकानदारों की तरफ से, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा करता हूँ कि वो बराए मेहरबानी तजावज़ात के हवाले से कोई लाया अमल बनाए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी नईम असलम कपूर। हम इनसे पूछते हैं कि सरगोदा की जो खूबसूरती को इस वक्त नाजायज़ तजावज़ात की वजह से जो ग्रहण लगा हुआ है, इसके बारे में ये क्या कहते हैं। सरगोदा में हमारी CO, TMA और कमिश्नर साहब से मुतअद्दिद दफ़ा मीटिंग हुई है, जिसमें सरगोदा के बाज़ारों का जो हुस्न है उसको बेहतर करने के लिए, उसकी अक्रोचमेंट बाज़ारों में ख़त्म करने के लिए, चिंगची रक्शे को अपने स्टैंड तक महदूद करने के लिए मुतअद्दिद मीटिंग हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी बात पे अमल दरामद नहीं हुआ। जो अपना हमारे मामला तय हुए चिंगची रक्षों के बारे में, चिंगची रक्षों को अपने स्टैंड तक पाबंद किया जाएगा। कमिश्नर सरगोदा ने भी कहा था, इसमें जो DSP ट्रैफिक है उसने भी कहा था, लेकिन चिंगची रक्षे पूरे बाज़ारों में घूम रहे हैं, जो कि ट्रैफिक के लिए हमारा शहर का अहम मसला है। तो एक तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, ख़ासकर DPO साहब से, कि इस पे कार्रवाई करें और चिंगची रक्षों को अपने स्टैंड तक महदूद रखें। दूसरा ये है कि बाज़ारों में जगह जगह छाबे और रेडियाँ लगी हुई हैं, तो कमिश्नर सरगोदा से हमारी मुतअद्दिद दफ़ा दरख्वास्त रही है कि इनको मेन बाज़ारों से हटाया जाए ताकि बाज़ार जो हैं खुले रहें। तो बार बार सिर्फ दुकानदार की हद तक अगर 2 या 3 फुट उसका सामान बाहर है, उसकी दुकानें सील कर दी जाती हैं, लेकिन सड़कों पे जो ट्रैफिक जाम है उसको नहीं हटाया जाता। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ठीक है, जहां ताजर गलत है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सड़कों पे सड़कें बंद करके खड़े हैं तो उनको भी वहां से हटाया जाए ताकि बाज़ार खुलें और बाज़ारों में ट्रैफिक चले। एक नूरी गेट चौक पे बजाय के ट्रैफिक पुलिस वहाँ ड्यूटी करे, तो वो एक रास्ता है जो कि इस्तकलालाबाद, सोसाइटी कॉलोनी और बहुत से चकूक से दुनिया वहाँ से गुजरती है, उन्होंने उसको वन वे कर दिया है, बैरियर लगा के बंद कर दिया है। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। तो ये पहले भी होता रहा है, इसको फिर वो खोल दिया गया है। अब भी हमारी दरख्वास्त है DPO से और कमिश्नर सरगोदा से, इसका नोटिस लें, ये रास्ता है, रास्ता बंद ना किया जाए। तो बहुत सी जगह पे अगर आपने हर चौक को बंद करना है तो क्लब चौक भी बंद करें। बहुत से चौक है जो इस वजह से है, ये सिटी रोड का चौक है, फिर उसको भी बंद करें, सबको वन में कर दें, ठीक है ना जी। बजाय के शहर के आवाम की सहूलत के लिए रास्ते खोले जाएं, तो वो आप बैरियर लगा के बंद कर देंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा ये बताएं कि जो है अक्सर रक्षे, जितने रक्षा गैर कानूनी रक्षा स्टैंड जो सरगोदा में बने हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस नहीं कबूल करती, फिर इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया कबूल नहीं करती, तो आखिर इसकी क्या वजह है कि क्यों इसकी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। इसमें TMA ठेका देती है चिंगची रक्षों का, वो अपनी फ़ीस से अपने ठेकेदार से वो वसूल करते हैं, ठीक है ना जी। प्रॉब्लम यह है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, उनका काम है कि इनको अपने स्टैंड तक महदूद करें। इसी तरह नूरी गेट का स्टैंड है सड़क से पार, जहां पुराना टांगा स्टैंड था, ठीक है ना, वो बजाय के उनको वहां तक अपने स्टैंड तक महदूद करे, वो सारे शहर में चिंगची रक्षे फिर जाते हैं। तो इस पे तजवीज़ दी थी हमने कि जिस रूट से जो रक्षा आता है उसके छत का रंग कर दिया जाए, जो सिला वाली रोड से आता है उसका छत का रंग अलहदा कर दिया है, जो जनरल बस स्टैंड की तरफ से आता है, जो मोहम्मदिया कॉलोनी की तरफ से आता है, जो हैदराबाद टाउन चकियाँ की तरफ से आता है, इनके सब के छत अलग-अलग रंग कर दिए जाएं और ये अपने स्टैंड तक महदूद रहेंगे, ताकि बाज़ारों में घूमने वाले जो रक्शे हैं जो कि ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, तो ये तय कर हो जाएगा कि ये उस रोड का रक्षा है, इसको वहाँ तक महदूद करें।
अच्छा, आप बड़े अरसे से जो है वो अंजुमन ताजरान की क़यादत भी कर रहे हैं, लेकिन अंजुमन ताजरान के जो खुद लोग हैं, बाज़ारों में आप जाएं तो ताजरों ने खुद जो है वो एक 4-6 फुट तक जो है वो अपने थड़े बढ़ाए हुए हैं। यहाँ तक कि 2 ब्लॉक में देख लें आपके, जो ख़वातीन का एक बाज़ार है, ख़वातीन का गुजरना वहाँ पर माहौल होता है, रोज़ लड़ाई झगड़े वहाँ का मामूल है। तो इस हवाले से आप का क्या किरदार है इसमें? सर मेन बाज़ारों में तो अब तकरीबन थड़े ख़त्म हो गए हैं, फुटपाथ बन चुके हैं, तो वो दुकानदार अपनी बिल्डिंग में ये 2 या 3 फुट की जगह है बिल्डिंग लाइन और फुटपाथ के दरमियान, वहाँ तक महदूद है। बाकी अब बकाया फुटपाथ तकरीबन खाली हैं, और फुटपाथ के और सड़क के दरमियान जो जगह है वो क्योंकि दुकानदार के इख्तियार में नहीं है, वहाँ अगर रेडी खड़ी है, छाबा खड़ा है, वो TM में वहाँ से हटाए। तो हमने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि जो बाज़ार सड़क और फुटपाथ के दरमियान जगह है, वहाँ जो रेडियाँ खड़ी हैं या और कोई मामलात हैं, उसको TM में देखेंगे। जी, आपने सरगोदा के शहरियों की बात सुनी। इनका कहना यह है कि सरगोदा का कोई बाज़ार ऐसा नहीं है जो नाजायज़ तजावज़ात से ना भरा हुआ हो। कोई भी बाज़ार की बात करें, सिटी रोड, उर्दू बाज़ार, 12 ब्लॉक, इसके अलावा नूरी गेट, कोई बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ पर नाजायज़ तजावज़ की भरमार ना हो। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से, कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि सरगोदा में इन बाज़ारों से नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म किया जाए, ताकि जो है ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल सके और यहाँ पे जो है लोग सुख का सांस ले सकें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी, मजदूर, यहाँ तक के ताजर और जो फैक्ट्री मालकान हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम शहरियों को रिलीफ देंगे, ताजरों को रिलीफ देंगे, जो फैक्ट्री मालकान हैं उनको रिलीफ देंगे, मगर हुकूमत रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। आए रोज़ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो शहरी हैं इस गर्मी के से बचने के लिए अपने घरों में पंखे का इस्तेमाल करते हैं, कोई कूलर का इस्तेमाल करता है तो कोई AC का। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है, जो शहरी हैं इस गर्मी से भी नहीं बच सकते, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो बिजली की कीमतों में दिन बर दिन इजाफा किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए हैं। जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त मैं एक गैपको के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने बिजली के जो बिल है वो दुरुस्त करवाने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा माँ जी, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। हमें गर्मी जब की आई है, हमें इतने बिल आ रहे हैं कि हम एक घर में एक पंखा चलाते हैं, तो बाकी हम सारा दिन अपनी नौकरी पे होते हैं, तो ये भी नहीं है कि सारा दिन हम घर में हो। मेरे मियाँ साहब भी जाती है नौकरी पे, तो घर में बिल किराया देना होता है। हमने ये घर के खर्चे हम कहाँ से पूरे करें? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 में से 4 हैं, 2 की शादियाँ होंगी, 2 अनमैरिड हैं बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ बस, 2 हम हैं। तो कितने पंखे चलाती हैं? एक पंखा चलता है हमारे घर में सिर्फ। तो आपको कितना बिल आया? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया बिल आया है। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ उनको, हम क्या आगे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हम कुछ करें। गरीब आवाम कहाँ जाए, खाई या ये बिल अदा करे आपके, हमने किराया भी देना होता है। ये इस वक्त दफ्तर में क्या करने आए हैं? ये बिल का इनको ही कहने आए हैं कि मैं बिल का कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें, इसकी लेस करें या कुछ हमारी मदद करें। हम कहाँ से बिल दें इनका, ये इतने ज़्यादा कहाँ से दें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब अगर वो उन्होंने बिल ठीक ना किया तो फिर आप क्या करेंगे? इनको बैठ कर रोएंगे और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती है? मैं कहती हूँ कि हुकूमत गरीब आवाम का कुछ करे। वो आवाम कहाँ जाए, इतनी महंगाई हो गई है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अब मेरे मियाँ की 20,000 तनख्वाह, मैं वो कहाँ लगाऊँ? 20,000 हमारा घर का किराया है, ये 30,000 बिल आ गया, हम खाएँ कहाँ से? जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। हम किसी और खतून से ही बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए, आप कब से आई हैं? इस दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है, हम का घंटे 2 हो गए आए हुए हैं। हमारा बिल 40,000 रुपये हमारा बिल है, ऊपर वाला हमारा पोर्शन है, 2-3 पंखे हमारे चलते हैं, तो काफ़ी महंगाई की वजह से बिल अदा नहीं हो रहे। अच्छा, 2 घंटे हो गए हैं तो अभी तक ऑफिस में कोई नहीं आया? हाँ, ऑफिस में अभी तक कोई नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहेंगी? यही हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि हमें बिल कम करें।
जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई हुई हैं। ये जो ऑफिस, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं, ये गैपको का एक ऑफिस है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो अपना बिल दुरुस्त करवाने के लिए आए। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हम किसी और ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारे घर का बिल आया 30,000। हमारे घर सिर्फ एक पंखा चलता है। मेरे अब्बू की 30,000 तनख्वाह है। हम बिल अदा करें या पढ़े। मैं अपनी स्टडीज के साथ आई हैं, अकेली आ गई हैं? जी मैं अकेली आ गई। अपनी राइट के लिए मैं अकेली लड़ूंगी। 30,000 तनख्वाह है। मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती। मैं कैसे पढ़ूँ? तो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको कुछ नहीं देना चाहूँगी। मैं उनको कहूँगी आप खुद तो एसी में बैठे हैं, प्लीज़ मेहरबानी हम गरीबों पे भी तरस खाएं, हमारा कुछ सोचे और हमारे लिए कुछ करें। मैं ये मरियम नवाज ने तो कहा था कि 300 यूनिट फ्री होगा, क्या वो नहीं हो रहा? तो नहीं, आपको नजर आ रहा है? आप बताएं, आपको अगर इतना बिल आया तो कुछ नहीं है। एक पंखा चलने पे जिनका 30,000 बिल आ गया, हम और क्या बात करें? जिनका एक पंखा चल रहा है उनका इतना बिल आ रहा है। दुरुस्त करवाने आई हैं? जी यहाँ पर बिल दुरुस्त करवाने आए और ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। तो कितना टाइम गुजर गया यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन हमने 2 घंटे हो गए हैं। सुबह से आए हैं, तकरीबन 9 को 10 बजे आए थे हम लोग, ये टाइम था। यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज्यादा है। जी यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का पंखा ख़राब है। इनको शहरियों का ख्याल ही नहीं है। हुकूमत ही ऐसी है हमारी। तो मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेहरबानी करके गरीबों पे तरस खाया जाए, अपनी जेबें कम की जाए और हमारा ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी। ये एक स्टूडेंट है जो कह रही थी कि मैं अपने घर का बिल ठीक करवाने आई हूँ क्योंकि वालिद साहब उन पर काम पर गए हैं, वालदा भी उनकी जॉब करती हैं। वो कह रही है मैं अपने हक़ के लिए खुद लड़ूँ। किसी और से बात करते हैं। जी आप बताइएगा। मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ। हमारे घर का 34,000 बिल आया। हालांकि सिर्फ हमारे घर 2 पंखे चलते हैं। हम इतने परेशान हैं। मेरा सिर्फ भाई काम करता है और उसकी 20,000 सैलरी है। ये क्या फ़ायदा? मरियम नवाज ने कहा था कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी हर किसी को, पर उसने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ फ्री नहीं दिया। ये मेरी बहन है, मैं इसके साथ आई हूँ। पेरेंट्स भी बीमार हों, वो अपने पेरेंट्स के अखराजात देखें या अपनी स्टडीज़ का देखें और घर के हालात देखें। क्या देखें? ये हमारे लिए कुछ भी रिलीफ नहीं है। क्या चल रहा है हमारे साथ? कुछ करना चाहिए हमारे लिए, पर हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हमारे साथ बहुत ज़्यादा मजाक है। यहाँ हम सुबह से बैठे हैं, पंखा खराब है, गर्मी में इतना। अगर हम ही बीमार हो जाते हैं तो कौन जिम्मेदार है? उस साइड पे दफ्तर है, वो क्या कह रहे हैं? ये कमरे वाले ठीक करेंगे? ये वाले कह देंगे, पर ये लॉक लगा हुआ, सुबह से बैठे हुए हैं, बंद है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हुकूमत ने हमें आवाम को मजाक बना के रख दिया। जी हम आप मजाक हैं, हम आपका मजाक बना रहे हैं और हम देख रहे हैं जो हमने कहना है वो होगा। क्या चल रहा है? बिजली भी किस तरीके से आती है? अपनी मर्जी से आती है और वो भी इतनी महंगी। हम सुबह से आए हुए हैं, हमारा क्या टाइम इतना फालतू है कि हम यहाँ आके बैठे रहें? क्या आप यहाँ से क्या जब आप उनको कि हमारे बिल कम करें, क्या ये वापडा वाले आपके बिल कम कर देंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है वो कुछ कर दें, हम पे तरस ही आ जाए उनको। पर लगता नहीं है कि कुछ करेंगे, जैसे ऑफिस बंद है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद हैं जो अपने घर के बिल जो हैं वो ठीक करवाने आए हैं। हम किसी और बच्ची से ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप में से कोई बात करना चाहेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर सुना है, उनका ये भी यही कहना है कि मरियम नवाज की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो 300 यूनिट है वो फ्री किया जाएगा, मगर इसके बावजूद जो बारकी भरकम बिल है वो नहीं आ रहा है। किसी को 34,000 पे बिल आ रहा है, किसी को 20,000, किसी को 25,000। उनका ये कहना है कि हम किराए के घर में रहते हैं, हमारी जो सैलरी है वो 20,000 है, किसी की 30,000 रुपया सैलरी है। बच्चे हैं, उनका यही कहना है कि हम अपने बच्चों को स्टडी करवाएँ या उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, या ये जो हुकूमत की तरफ से जो बिल हमें अदा करने पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल दे रहे हैं, ये हमें ये भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। हमारी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, इसके अलावा मरियम नवाज जिसने बड़े दावे किए थे कि हम पंजाब में बेहतरी लाएंगे, पंजाब में शहरियों को रिलीफ देंगे, उनका यही कहना है शहरियों का कि जो 300 यूनिट का जो वादा था वो अपना पूरा करें। वो इस वक्त गैपको के ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, सुबह से इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ख़वातीन बैठी हुई हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जब ये दरवाज़ा खुलेगा ऑफिस का तो हम उनसे कहेंगे कि जो हमारे बिल हैं इनको दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरावाला के नौशहरा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ताजर है, दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। इससे पहले हमने ख़वातीन से बात की जो गैपको ऑफिस में अपने जो बिजली के बिल थे वो दुरुस्त कराने आई हुई थी। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ पर ताजर मौजूद है, शहरी मौजूद है, हमसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, हुकूमत की तरफ से आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, बहुत सारे टैक्स लगाए हुए हैं,
200 यूनिट के बाद भी सुना है कि एक नया जो बिल है वो आ जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक अपना वो जो यूनिट इस्तेमाल करता है, एक हुकूमत का जगह जो वजीर मुशीर जो प्रोटोकॉल में उनको फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो उनका भी बिल गरीब आदमी देता है। एक वो जो बिजली चोरी होती है उस सारे का बोझ भी गरीब आदमी पे है। एक बिल जो गरीब आदमी जमा कराता है उस पर 33 किस्म के टैक्स हैं, फिक्स चार्जेस हैं। उसके अलावा जनाब जो बिजली बनी भी नहीं उसका टैक्स भी गरीब आदमी ही देता है। ये जुल्म है, ये नालायक हुकूमत है, ये कफन चोरों का टोला है जिन्होंने इलेक्शन में बड़े दावे किए थे, बड़े नारे लगाए थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे। अब गरीब आदमी का बिल जब आता है 200 से 1 यूनिट ज़्यादा हो जाए उसको ट्रिपल बिल अदा करना पड़ता है। 200 यूनिट में कितना बिल आ जाता है? 200 यूनिट पे जनाब 4000 बिल है, 4500 बिल। कोई इस पे आप ये नहीं कह सकते कि फिक्स कोई यूनिट का जो चार्जेस 201 यूनिट हो जाए फिर क्या सूरत है? 201 यूनिट हो जाए तो वो उसकी मौत का परवाना बन जाता है। वो ही जो 4500 बिल है वो जो है 9500 में चला जाता है। ये वो बदमाशी है हुकूमत की, ये वो अय्याशी है वजीरों मशीरों की, ये वो फ्री यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो ब्यूरोक्रेसी है, ये उसकी बदमाशी है जिसका खमियाजा गरीब आदमी भुगतता है। गरीब आदमी को तो इस हुकूमत ने जिंदा दरगोर करके रख दिया है। गरीब आदमी खुदकुशी करने पे मजबूर है। अभी फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। अभी ये पेट्रोल इन्होंने इसलिए महंगा किया कि लोग जो हैं लोग वो परेशान हैं। वो बिजली का बिल का रोना रो रहे थे, अब वो पेट्रोल का रोना रोए। जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ये कफन चोरों का टोला, जब से पाकिस्तान में इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, ये सब डाकू चोर इकट्ठे होकर गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं। ये वो आदमखोर हैं जो गरीबों को लूटते हैं, जो वजीरों मशहूर जितने भी आपके इर्द गिर्द हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम शहरियों को रिलीफ दे रहे हैं, चीज़ों में कमी की गई है, तो इस बारे में आप? ये सब एक ड्रामा है। कौन से रिलीफ दे रहे हैं गरीब आदमी को? बिजली बुनियादी ज़रूरत है, वो भी गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऊपर से लोड शेडिंग की इंतहा है, ओवर बिलिंग की इंतहा है। बिजली तो इतनी महंगी कर दी है इन्होंने कि गरीब आदमी का दिल धड़कता है जब बिजली आती है, वो देखता है कि यूनिट ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल हो गए। ये वो जुल्म है जो अजारादारी है जिसके ख़िलाफ़ हर गरीब इनको बददुआएं दे रहा है। जब बिल आते हैं, ये बिल नहीं आते, ये मौत के परवाने आते हैं गरीबों के घर, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। इनकी अय्याशियाँ तो जारी हैं। आपने बात सुनी, किसी और शहर से ही बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा बिजली की कीमतों के हिसाब से। बिल्कुल, ये बिजली की कीमतों में जो जालिमाना इजाफा है, आवाम बिल्कुल इसको रिजेक्ट करती है। मैं खुद एक सैलरीड क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। नया बजट आया है, स्वाय टैक्सों में इजाफे के कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। 90,000 पहले मेरा सालाना टैक्स था, अब 1,20,000 हो गया है, लेकिन इन रिटर्न देखें तो कोई हमें रिटर्न नहीं है। बिजली है तो वो नहीं है, ऊपर से ये प्रो रेटा बेसिस। मैं ये हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आपने 200 से 201 यूनिट पे जो जालिमाना आपने एक सिस्टम मुतारफ कराया हुआ है, ये सैलरीड क्लास के लिए बिल्कुल एक मौत का परवाना है। इस हुकूमत का हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। हुकूमत का इसमें हुकूमत नज़र नहीं ना आ रही, ना हुकूमत का कोई विजन है। मिशन तो इनका सिर्फ लूटना है ना, विजन वाली इनमें कोई बात नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ना ये डैम बनाने की तरफ आते हैं। सस्ती बिजली है, ऊपर से ये हमारा जो भाषा डैम है उसके 30% जो कुवैत को इन्होंने शेयर बेच दिए हैं, वो उसकी कास्ट में खुद बहुत इजाफा किए जा रहे हैं। IPP के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी सज़ा हम कौम भुगत रही है, सैलरीड क्लास भुगत रही है। और मैं पूरी सैलरीड क्लास के बिहाफ पे ये गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करो। कितना कमाओगे और कितना खाओगे, तुमने मरना है एक दिन और इसका एक दिन हिसाब देना है। आपने शहर की बात सुनी, किसी और से ही बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, आप बताइएगा, आपका क्या कहना है? ये जो आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, 200 के बाद अलहदा बिल है, 300 के बाद उसके अलहदा बिल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम वक्त के एक बड़े ही प्यारे दोस्त थे, उन्होंने बड़ी असम्बली में बड़े मजमे में कहा था, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। आज जो सी वो बात है इन पे सच साबित हो रही है। इन्होंने बिजली के बिलों में जो बम्ब गिराए हैं, जो उनसे पेट्रोल महंगा करके बम्ब गिराए हैं, उसमें मजदूर बंदे का कहाँ इन्होंने भला सोचा है? ये तो बद्दुआएं लेते हैं, ये बद्दुआएं लेते हैं। इनको तो गरीब का एहसास ही नहीं है। अपने प्रोटोकॉल शाहाना रखे हुए हैं इन्होंने।
200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो खुदा का कहर नाज़िल हो जाता है इन पे। अल्लाह इनको नस्तो नबूद फरमाए। इनको तो गरीब की हाल पे रहम ही नहीं है। 50,000 कमाने वाला मजदूर बंदा, सैलरी पर्सन बंदा, उस पर टैक्सों की भरमार कर दी। और यार आप ये अपने लोगों से कितना टैक्स इकट्ठा करते हैं। इन्होंने मजदूर को A क्लास B क्लास सभी बंदों के बराबर जो सा छुरी फेर के रख दिया, ज़िबा करके रख दिया। मौत में सस्ती है, हर चीज़ महंगी है। अगर रोज़गार के मौके की तलाश में लोग सऊदीया, दुबई, अबू धाबी जाना चाहते हैं, इन्होंने उन मज़दूरों का भी गला घोंट के रख दिया है। उसी को फाइलर पहले कहते हैं, फाइलर हूँ, फिर उसके बाद जाइएगा रोज़गार की तलाश के लिए। और खुदा का खौफ करें, वो लोग जाएंगे अपना रोज़गार कमाएंगे, आपके ज़रिए तबादला में इजाफा होगा। ये होश के ना हो ले, आवाम को कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, अपनी अयाशियाँ ज़ोरों शोर से रखी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनाया हुआ है। बिल्कुल मेरे साथ बहुत सारे शहर थे। हम किसी और से ही बात करते हैं। अंकल जी आप बताइएगा, जो बिजली कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से? क्या कहना है, गरीब आदमी का ना जीना भी महाल हो गया और मरना भी महाल हो गया। ठीक है, इलेक्शन से पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, गरीब आदमी को 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। कहाँ गई है इनकी बातें? कितना बिल आया आपको? हमारा बिल तकरीबन 12,000 रुपये आया 200 यूनिट। क्या काम करते हैं? क्या चलाता हूँ? चांद गाड़ी चलाते हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, चारों पढ़ रहे हैं। अखराजात कैसे? बस वो ऊपर वाले पूरे कर रहे हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत से यही कहूँगा कि गरीब का ख्याल करें और अपने जो वादे किए हैं ना गरीबों से, कम अज़ कम उनका पास ज़रूर करें। इलेक्शन से पहले जो उन्होंने बातें की थी ना कि 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे, फ्री तो नहीं, लेकिन अगर रेट कंट्रोल कर रहे हैं तो वही काफ़ी है। जी बिल्कुल, आपने ओवरऑल गुजरांवाला शहर के जो शहरी हैं उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है हुकूमत ने आने से पहले बहुत सारे दावे किए थे। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने वादे किए थे शहरियों से, अपने वोटरों से, कि हम बिजली के 300 यूनिट है वो फ्री करेंगे, मगर वो नहीं कर सके। इसके अलावा आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है, मुख्तलिफ टैक्स लगाए जाते हैं। जो शहरी हैं वो सरापा एहतियाज है। उनका ये भी कहना है कि 200 यूनिट जब से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तो बिल है वो बढ़ जाता है। 200 यूनिट तक जो बिल है वो 4500 रुपया आता है। इसके अलावा अगर 201 यूनिट हो जाए तो बिल है वो 9500 रुपये तक जा पहुंचता है। उनका यही कहना है। हमारा वज़ीर पंजाब, वज़ीर पाकिस्तान से अपील करते हैं ये जो महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो मज़दूर है, जो डेली बेसिस पर काम करने वाला है, वो भी परेशान है, ताजर परेशान है। उनका यही कहना है हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। यहाँ हमारे पास कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आउटडोर सर्विसेज हैं हर लेवल की, जहाँ पे एक दिल के मरीज़ को जो भी इन्वेस्टिगेशंस के लेवल पे चीज़ें चाहिए होती हैं, या उसको मेडिसिन चाहिए, या उसको कोई प्रोसीजर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। आउटडोर सर्विसेज में हमारे पास जो इनिशियली टेस्ट होता है वो ECG होता है हर पेशेंट का। जब भी आता है उसका डाउट होता है कि आया इसको कोई दिल का मसला है या नहीं है, तो हम सबसे पहले उसकी ECG करके देखते हैं। अगर उसकी ECG में कोई ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं कि हमें लगता है कि ये दिल का मरीज़ है, तो फिर हम फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं। उसका फिर ETT का टेस्ट होता है, फिर एकोकार्डियोग्राफी होती है। फिर हमारे कंसल्टेंट देख के अगर उनको लगता है कि इसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो वो फिर हम उसको टाइम दे देते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह OPD में ये सारी चीज़ें एक ही टाइम में ये बुकिंग भी हो जाती है। हम टाइम भी उसी दिन दे देते हैं पेशेंट को, ताकि वो बेचारा बाद में आके तंग ना होता रहे। ऐसे ही हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी सर्विसेज है। पेशेंट जो ही आता है हमारे पास इमरजेंसी काउंटर पे उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमारा एक स्टेप है, उसको हम ट्राई एज कहते हैं। ट्राई एज में जाके उसकी ECG होती है। ECG होने के बाद फिर उसको देखा जाता है कि आया उसको खुदा न खासा कोई हार्ट अटैक आया है, या सिंपल कोई पट्टे का दर्द है, या कोई छाती का कोई और मसला है, कोई चेस्ट का इन्फेक्शन वगैरह। तो वहाँ पे हम उसको 4 से 6 घंटे के लिए स्टे देते हैं। तो जब कन्फर्म हो जाता है कि इसको कोई दिल का मसला नहीं है, फिर वहाँ से मेडिसिन दे के हम भेज देते हैं। हमारे पास एमरजेंसी में फार्मेसी मौजूद है। हमारी सारी मेडिसिन कार्डियक के हवाले से जितनी भी पेशेंट को चाहिए होती है वो यहीं पे अवेलेबल है। वो आप आए होंगे, आपने देखा ही होगा, हमारे हॉस्पिटल के सामने कोई फार्मेसी नहीं है, इसीलिए कि हम सारी मेडिसिन यहाँ पे हम इंडोर से अपने पास देते हैं। इमरजेंसी के बाद पेशेंट का कोई इशू होता है हम उसको इंडोर में दाखिल कर लेते हैं। अब हमारा इंडोर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो गया है। हमारे पास एंजियोग्राफी की 2 सूट्स हैं। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं
पहले तो ये था कि हम पेशेंट कहीं और चेकअप करवाया है, उसको किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसकी एंजियोग्राफी होनी है, तो वो हमारे पास आगे टाइम लेता था। अब हमारा अपना सिस्टम है, उसके अंदर पेशेंट को टाइम मिल जाता है, वो हम उसी डेट के हिसाब से पेशेंट को बुला लेते हैं। हमारे पास 4 कंसल्टेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे एंजियोग्राफी एक्सपर्ट हैं, वो अपने डेज़ के हिसाब से पेशेंट को बुला लेते हैं और 20 से 25 के करीब डेली हमारी एंजियोग्राफियाँ होती हैं और उसमें जितने पेशेंट को चाहिए होता है, किसी को स्टंट डालना है, किसी को कोई और प्रोसीजर करना है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है और यहीं पे ही हो जाता है। उसके लिए फिर हम टाइम नहीं देते। जिस दिन एंजियोग्राफी हुई और पेशेंट को ज़रूरत है स्टंट डालने की, तो वो साथ ही हम उसमें स्टंट डाल देते हैं। और ऐसे ही हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के MRI है, CT स्कैन है, लेबॉरेटरी के जितने रूटीन के टेस्ट दिल के मरीज़ को चाहिए होते हैं, लिपिड प्रोफाइल है, उसकी शुगर होनी है, 3 महीने का उसका टेस्ट है, उसके कोई जिगर के टेस्ट है, गुर्दे के कोई टेस्ट है, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो रही हैं। चूँकि हमारा DG खान जो है ना, ये बॉर्डर पे है, तो हमारे पास साथ ही बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ से काफ़ी सारा पेशेंट आता है हमारे पास। वो एक दिन में एक पेशेंट से पूछ रहा था कि आप कहाँ से हैं, उसने कहा डॉक्टर साहब हमारे बलूचिस्तान के कुछ 6 ज़िले आपके साथ टच होते हैं, तो वहाँ से भी पेशेंट हमारे पास आता है और फौरी ट्रीटमेंट उसको मिलता है। इधर भी हमारे पास ये राजनपुर से आगे रुझान है या पल्ली साइड का जो पेशेंट है, वो भी हमारे पास ही आता है। इधर आप जाएँ तो तौसा से आगे काफ़ी सारे पेशेंट हैं हमारे पास आगे एंजियोग्राफी करवा गए हैं। हमने सेहत कार्ड का भी प्रोसेस शुरू किया हुआ था, वो पिछले 3-4 दिन से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इनागुरेशन भी हो गई है और अब हम जो है ना उसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट जो है ना सेहत कार्ड में भी उनके केसेस हो सकेंगे। और हमारे पास एक जो है ना ऑपरेशन थिएटर भी है, तो वो उसमें भी हमारे पास कार्डियक सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। 1-2 चीज़ों की डेफिशिएंसी है हमारे पास, जैसे हमारा अपना कार्डियक सर्जन नहीं है, एनेस्थीसिया की टीम हमारी अपनी नहीं है, वो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से आते हैं, तो वो हमारे पास हफ्ते में 2-3-4 केसेस रेगुलरली कर रहे हैं। डॉक्टर 2 टाइम आता है, चेक करता है, बाकी ये बच्चियाँ खड़ी हैं, ये देखती रहती हैं। चेक करे बार बार मज़ाफ़ात के होते हैं इर्द गिर्द के, लेकिन मरीज़ आ रहे हैं वैसे बलूचिस्तान से भी, बारखान से, कोलू से, लोरालाई से, इवन वहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास हमारे सेंटर में। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमारा हॉस्पिटल ट्रेन कर रहा है, तो अभी हमारी पेशेंट्स की एवरेज भी काफ़ी बढ़ गई है आउटडोर में। वैसे जो मैक्सिमम अब नोट किया गया है ना, 600 के करीब एक दिन में। हाँ, जो शुरू के वर्किंग डेज होते हैं उनमें ज़्यादा पेशेंट होते हैं, फिर फ्राइडे सैटरडे में ये पेशेंट कम हो जाते हैं। नहीं, हुकूमत की तरफ से सहूलियत मिल रही हैं, स्टंटिंग फ्री हो रही है, पेशेंट को स्टंट जो डाले जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो चार्जेस हैं बहुत कम ना होने के बराबर है, और दवाई भी यहाँ से इनको मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जी, साबका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ये जो दिल का अस्पताल है, अस्पताल बनाया गया, इधर तमाम तर सहूलत जो है मौजूद है, दवायां भी मुकम्मल यहीं पर मिल जाती हैं, अपना टेस्ट वगैरह भी करते हैं। ये एक डेरा गाजी खान KP के बलूचिस्तान वालों के लिए बहुत ही हसीन तोहफ़ा दिया है साबका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने। और यहाँ पर जो अमला है, डॉक्टर है, वो भी ब्लॉक हैं, जो भी पेशेंट लेके आते हैं उनके साथ हमने भी देखा है, हम भी यहीं पर थे, जो कि बड़ा ही प्यार से बात की जाती है। ख़ासकर जो MS साहब बैठे हैं, उनका यही मिशन है कि जो भी यहाँ पर मरीज़ है उनसे प्यार और मोहब्बत से बात की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ से सारी दवाई मिल जाती है, और इस अस्पताल के सामने कोई प्राइवेट स्टोर भी नहीं बनाया। हम आए हैं सरवर से आए हैं, मरीज़ लेकर बहुत अच्छा और बहुत अच्छा ही इलाज हो रहा है। दवाई अस्पताल में बहुत अच्छा है, हमारा मरीज़ 2 दिन हो चुके हैं, इलाज में है, दाखिल है, ऐसी वगैरह हर चीज़ सही है, सहूलत है, बहुत अच्छा है। शुक्रगुजार हैं कि उस्मान बुज़दार ने ये हमारा अस्पताल दिया है DG खान का, और हम सखी सरवर, तौसा, राजनपुर और बलूचिस्तान रकनी जहाँ से यहाँ आते हैं। पहले हम मुल्तान जाते थे, बहुत ही टाइम लगता था, अभी हम यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी अस्पताल है, दवाई भी बहुत अच्छी है। काफ़ी दिनों में हम आ रहे हैं, हर महीने में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छे दवाई दे रहे हैं। हम मुल्तान जाने में बच गए हैं। जी, शुक्रगुजार हैं साहब का हुकूमत
उस्मान बुजदार साहब ने जो ये हॉस्पिटल दिल के मरीज़ों के लिए बनाया था, लेकिन काफ़ी ऐसा समझो जनूबी पंजाब वालों के लिए बहुत अच्छी सहूलियात हो गई है। बात करें मेरे बाबे की, खुद ज़ाती दवाइयाँ इलाज चल रहा है बाबे का। यहाँ पे जब आते हैं बहुत इखलाक और खलूस के साथ डॉक्टर पेश आते हैं। फिर कोई दवाई की बात की जाए, दवाई कम भी हो जाती है, दवाई लेने आते हैं कम भी हो जाती है। जब 2, 3, 4, 5 दिन में आते हैं ना, फिर वो दवाई हमें मिल जाती है, दवाई भी मिलती है। बहुत सहूलियात है, हम शुक्रगुजार हैं उन डॉक्टरों को। MS जो बैठा है मौजूदा, ये बहुत अच्छे हैं डॉक्टर भी। दिल के मरीज़ों के लिए काफ़ी इलाज बेहतर हो चुका है DG खान में। यहाँ पे बात की जाए, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, कोचा से, खैबर पख्तूनख्वा से, बहुत इलाकों से, दूर दराज से लोग यहाँ DG खान में आते हैं। पहले हमें तकलीफ़ होती थी, वहाँ जाते थे मुल्तान में, जब तक मुल्तान पहुँचते थे मरीज़ भी नहीं होता था, उसकी डेथ हो जाती थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, अब थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। रेस्क्यू वाले हैं, 1122 वाले, उनको हम जब भी कॉल करते हैं वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इलाज के लिए हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं भोगनी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टरों का और साबका हुकूमत के, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया था हॉस्पिटल का। यहाँ दिल के अमराज की जितनी भी मेडिसन है वो टोटल यहाँ अस्पताल के अंदर मुहैया की जाती हैं, क्योंकि अस्पताल के बाहर किसी को मेडिकल स्टोर लगाने की इजाज़त भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई जो है ना प्राइवेट दवाई जो है ना, कोई मरीज़ यहाँ से प्राइवेट दवाई ना ले सके और टोटल मेडिसन अस्पताल के अंदर मुहैया की जाती हैं। ये अस्पताल डेरा गाजी खां की आवाम के लिए किसी तोहफे से काम नहीं। Thank you.